जॉन को उस आदमी पर दया आ गई और उसने अपना खाना उसे दे दिया। तो स्मिथ ने उससे कहा कि ज़्यादा दयालु बनना भारी पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें, बच्चे जान जा सकती है तुम्हारे यहाँ पे। उसके जाने के बाद रॉय नाम के एक कैदी ने उसे बताया कि वो एक अमेरिकन है, इसी वजह से उसे पकड़ लिया गया। जॉन बोला, मुझे भी झूठे आरोप में फंसाया गया है भाई। जिस पर रॉय हंसते हुए बोला कि मैंने भी एक मूवी में एक्टिंग कर ली। फिर हमें एक वाका नाम का कैदी दिखाया जाता है जो कि जुआ खेल रहा था। रॉय ने जॉन को उसके बारे में बताया कि गार्ड्स वाका को कुछ भी करने से नहीं रोकते, इसीलिए सब लोग उससे डरते हैं। दूसरे कैदियों को व्यापारी के तौर पर पकड़ा गया था। जॉन कहता है, यहाँ से भागे कैसे भाई? रॉय कहता है कि यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसी वक्त वाका ने एक कैदी से उसका स्वेटर मांगा। उसने स्वेटर देने से इनकार कर दिया। तभी एक आदमी ने खंजर निकाल कर उसे खोप दिया और स्वेटर वाका को दे दिया, क्योंकि वो जुए में हार के पैसे अपने चुकाना चाहता था। दिन बीतते गए और जॉन ने धीरे धीरे कैंप के तौर तरीकों में अपने आप को ढाल लिया था। उन्हें बर्फ़ में कोयला निकालना पड़ता था और लकड़ी का काम भी करना पड़ता था। उन्हें खाना बहुत कम मात्रा में दिया जाता था और रात को सोने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं दिए जाते थे, जिसमें उन्हें बहुत ठंड लगती थी। उनको अपने कपड़ों में जुएं मिलती हैं। तो रॉय कहता है कि मेरे पास भी इसका एक जुगाड़ है, चल मेरे साथ बाहर चल। जब वो दोनों बाहर जाते हैं तभी उन्हें धमाके की आवाज़ सुनती है। तभी पता चलता है कि धमाका कोयले की खदान में हुआ है। रॉय जॉन के कपड़ों को बर्फ में दबा रहा था। जॉन टावर को देखकर भागने के बारे में सोच रहा था। जॉन कहता है कि मेरा एक दोस्त है लाजर, वो हमें यहाँ से निकाल सकता है। और वो प्लान के बारे में बात करने लगे और ये तय किया कि अगर वो यहाँ से भागकर साउथ की तरफ जाते रहे तो मंगोलिया देश पहुँच जाएंगे। लंबे रास्ते के लिए उन्हें खाना इकट्ठा करना होगा और ठंड कम होने का इंतज़ार भी करना होगा, क्योंकि इस बर्फ़ में तो मारे जाएंगे। इसके बाद रॉय ने सिगरेट के बदले खाना लेना शुरू किया और उसे वो अपने पेट के नीचे छुपा देता था। जॉन ने बर्फ़ में से जैकेट निकाली और देखा कि सारी जुएं वहीं पर इकट्ठी हो गई थी। सिपाही कैदियों को काम पे लेके जाने के लिए ले जाने लगे, पर ठंड बहुत सी जिसकी वजह से उन्हें चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और कुछ आदमी गिरने लगे। सैनिकों ने कुछ देर के लिए कैदियों को बैठने दिखाया और कहने लगे कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम मर भी गए तो। एक आदमी के सिर पर बंदूक तान दी गई, लेकिन वो नज़रअंदाज करता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। तभी उसके पीछे बाकी सभी लोग भी जंगल की तरफ जाने लगे। उन्होंने लकड़ी की मदद से एक छोटा सा बसेरा बना लिया। स्मिथ को भी शामिल होने के लिए कहा। सभी कैदियों में से स्मिथ और जॉन को कोयले की खान में काम करने के लिए चुना गया। वहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और कई बार तो गुफा हिलने भी लगती थी। फिर जॉन गिर पड़ता है और उसे भ्रम होने लगता है कि वो अपने घर पहुंच गया है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ने लगता है। तभी एक सैनिक बंदूक निकालता है और जॉन पर तांग देता है। तभी स्मिथ आता है और उसे बचा लेता है। जॉन ने इसे शुक्रिया अदा करते हुए अपने भागने के प्लान के बारे में बताया। तभी रॉय कहता है कि स्मिथ तो कब से लोगों को पागल बनाता हुआ आ रहा है, जो भी नया कैदी आता है उसके साथ ऐसा ही करता है। वो भागने की बात पर अड़ा रहा तो वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। वो रॉय को खींचकर अब बिस्तर से बाहर ले आया। कहने लगा कि आंधी इतनी तेज़ है कि हमारे पैरों के निशान ढक जाएंगे। कहने लगा कि हमें अभी निकल जाना चाहिए। वो जिद करने लगा कि ये मुमकिन नहीं है, हमारे पास खाना बहुत कम है। इस बात पर जॉन सोच में पड़ जाता है कि ये आदमी मुझे कहीं पागल तो नहीं बना रहा है। उसी वक्त वाका ने दोनों को देख लिया तो वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आंद्रेस नाम के कैदी को पता चलता है कि कातिक नाम के कैदी को रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, पर इस पर कातिक कसम खाने लगा कि उसे दिन में बिल्कुल ठीक तरह से दिखाई देता है। रात को कंधा पकड़ कर चलूँगा ना मैं तुम्हारा, और अपने प्लान को छुपाने की कोशिश करने लगा ताकि वो भी इस प्लान का हिस्सा बना रहे। इस दौरान स्मिथ ने अपनी सोने की घड़ी लाजर को दे दी ताकि वो भागने की जानकारी ले सके। तभी लाजर ने उन्हें बताया कि उन्हें भागने के लिए जनरेटर बंद करना होगा, जिसकी वजह से उन्हें 10 मिनट के लिए काफ़ी अंधेरा मिलेगा और भागना आसान होगा। ये काम तब करना होगा जब फौजियों की शिफ्ट बदलती है। जब वो लोग सही समय का इंतज़ार कर रहे थे तो वाका ने जॉन पर अचानक से धक्का मार दिया और कहने लगा कि मुझ पर जुआरियों को बहुत ज़्यादा कर्ज है, इसलिए वो भी यहाँ से बाहर भागना चाहता है।
जॉन की गर्दन पर चाकू था, इसलिए वो वाका को मना नहीं कर पाया और उसने उसे आने के लिए कहा। जैसे ही फौजियों की शिफ्ट लगी तो उन लोगों ने जनरेटर को बंद कर दिया और सभी लोग वहाँ से भागने लगे। हम तुरंत बच गया, लेकिन आंधी की वजह से गार्ड को कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा, जिसकी वजह से गार्ड ने अपने शिकारी कुत्ते निकाले ताकि वो उन्हें ढूंढ सके, इस उम्मीद में कि उनकी नाक वो घोड़ों को ढूंढ ही लेगी। सभी कैदी जंगल में जितना हो सके उतना तेज भागने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो लोग इतना थक गए कि आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। आंधी भी बहुत ज़्यादा तेज थी। तभी जॉन कहता है कि हमें चलते रहना होगा, लेकिन बर्फ़ उनकी आंखों को अंधा कर रही थी, इसीलिए अब वो छुपने की जगह ढूंढने लगे ताकि बर्फ़ से बच सके। जॉन ने रुकने से मना कर दिया और कहने लगा कि ये आंधी गार्ड्स को भी तो रोक रही होगी जैसे हमें रोक रही है। फिर जॉन ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और लकड़ी को काटकर उसने एक मास्क बनाया। अब वो मास्क को पहनकर आसानी से बर्फ़ में चल सकते थे। चलते चलते वो एक सेफ और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। वहाँ पर वो रेस्ट करने लगे और सभी लोग खाना खाने लगे। उसी समय रॉय ने देखा कि वाका ने जॉन की जैकेट को पहन रखा है। तभी वाका कहने लगा कि वो हम सबको धोखा दे रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप रहने के लिए मजबूर कर दिया। इतना सारा खाना लेकर आया हूँ। और फिर से उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। तभी रॉय जॉन के पास आकर कहता है कि वाको को साथ ले जाना शैतान को साथ ले जाने जैसा है। तभी उन्हें की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो भेड़ियों की आवाज़ थी। दिन बीतने लगे। जॉन जैसे तैसे अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए धूप की दिशा को देखकर रास्ते का चुनाव करने लगा। इस पर वाका कहता है कि कुछ भी हो भाई, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन तुम सुनना मत। वो लोग आराम करने के लिए बैठे तो जॉन समझ गया कि उन्हें पास वाले झील तक अभी पहुंचने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगेंगे और उनके पास पर्याप्त खाना भी नहीं था। इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करना होगा या फिर मछली पकड़कर गुजारा करना होगा। वाका कहता है कि हमें पास वाले जंगल के गांव को लूट लेना चाहिए, लेकिन सभी लोग उसकी वो बात मानने से मना कर देते हैं। अभी काजी को रात में दिखाई देना कम हो गया। वह वापसी का रास्ता देख नहीं पा रहा था। वह रास्ता भटकने लगा और ठंड की वजह से उसे भ्रम होने लगे। उसे अपना पुराना डेजर्ट सामने दिखाई देने लगा और उसे दूर एक शहर नज़र आया कि आखिरकार वो लोगों तक पहुंच ही गए। दूसरे लोग उसे टूटने लगे, लेकिन वो ये देखकर टूट गए कि काजी के बर्फ में कुछ ही दूरी पर जमकर मर चुका था। उन्होंने उसे दफनाया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगे। फिलहाल खाने के लिए एक आदमी कम हो गया था, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत कम मात्रा में भोजन था। कुछ ही हफ्ते में खाने के लिए सभी आदमी बेहाल हो गए, इतना कि वो ज़मीन से कीड़े और अंडे निकाल कर खाने लगे। उनके शरीर इतने कमज़ोर हो गए थे कि उन्हें आगे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उन्होंने होश में रहने के लिए दीवारों पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। अभी एक रात वाका ने जॉन से पूछा कि इन लोगों में से सबसे पहले कौन मरेगा। उसकी बात उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो अपने ही साथियों को खाने के लिए तैयार था। अचानक से उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए आदमी को खा रहे थे। वे अपने हथियार और लकड़ी से उन्हें हिलाने लगे ताकि वो डर कर भाग जाएं। और फिर जॉन देखता है कि उसके सभी आदमी इतने ज़्यादा भूखे थे कि वे पागलों की तरह उस झील के शरीर को खाने लगे। उसे तंग आकर जॉन ने अकेले ही झील को ढूंढने का फैसला किया और कहने लगा कि मैं 1 हफ्ते तक वापस नहीं आया तो बिना मेरे ही ये सफ़र जारी रखना। एक लंबा सफ़र तय करने और बारिश के बचने के बाद जॉन कुछ दिन बाद वो कैंप वापस आ गया और उसने बाकियों से कहा कि उससे झील मिल गई है और थोड़ा आराम करने के बाद जॉन उन सभी के साथ झील की तरफ जाने लगा। थोड़ी ही देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच भी गए और थोड़ा ताज़ा होने के बाद जंगल पार करते समय उनको ऐसा लगा कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है। फिर उन्होंने बड़ी चालाकी से उस आदमी को घेर लिया और वाका ने तो लगभग उस पर हमला कर ही दिया था। जॉन ने उसे ऐन मौके पर रोक दिया। वह एक एरिना नाम की एक लड़की थी जो बेचारी खुद भी उनकी तरह कहीं से भाग कर आ रही थी। खाने और सुरक्षा के चक्कर में उन लोगों का पीछा कर रही थी। जॉन उसे साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बाकियों ने मना कर दिया। उनके पास इतना खाना नहीं था और वो लड़की है तो उनकी रफ्तार को भी धीमा कर देगी। थोड़ी देर बाद उन्हें कीचड़ में फंसा एक जानवर मिला जो कि उनका रात का खाना बना, लेकिन आंद्रास पीछे कुछ देख रहा था और शाम को वह अरीना के साथ वापस आया। अगली सुबह उन्होंने कुछ चीज़ों को मिलाकर एक साबुन बनाया।
अपने कपड़ों को धो लिया। उन्होंने अच्छे से शेव भी किए, पर वाका ने उनकी मदद लेने से मना कर दिया। वो खुद ही अपनी दाढ़ी काटने लगा। फिर उन्हें पता लगता है कि झील का एक हिस्सा जो कि बर्फ़ से जमा हुआ है। वो पतली और कमज़ोर लग रही थी, लेकिन अरीना फिर भी उस कर दौड़कर स्केट कर दूसरी तरफ जाने में कामयाब हो गई। बाकी सब भी उसके पीछे चलने लगे। वो गिरे भी, लेकिन खुशकिस्मती से वो सभी लोग दूसरे पार पहुंच गए। जंगल से गुजरते हुए स्मिथ ने अरीना से उसके अतीत के बारे में पूछा। वो बताने लगे कि रशियन सिपाहियों ने उसके माँ बाप को मार दिया था। स्मिथ को उसकी इमोशनल कहानी में कुछ अजीब बातें लगी। न कहीं वो समझ गया था कि ये लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि उसे देखकर पता चल रहा था कि वो जर्मन इलाके से है। फिलहाल के लिए उसने बात को जाने दिया और वादा करो कि तुम अगली बार कभी झूठ नहीं बोलोगी। कुछ समय बाद उन्हें दूर एक कस्बा दिखाई दिया। उन्होंने खाना लेने के लिए चुपके से वहां घुसने का प्लान बनाया। इसमें पहचाने जाने का बहुत बड़ा जोखिम था। किसी को पता चल गया कि वो झील से इस तरफ आए हैं तो उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया जाएगा। वो लोग ये जोखिम नहीं उठा सकते। उन्होंने सोचा कि जंगल के इलाके से घूम कर निकलेंगे। तभी उन्होंने देखा कि वाका वहाँ से गायब है और कहने लगे कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। वाका वापस आ गया और स्मिथ गुस्से में उस पर झपट पड़ा, गालियाँ देने लगा। तभी वाका ने अपना बैग खोलकर मरे हुए जानवर दिखाए और कहने लगा, यार एक कुत्ते को भी मारना पड़ा, यही घिनौना रास्ता बचा है हमारे पास। एक वाइन की बोतल भी लाया था और कहने लगा कि आज मेरा जन्मदिन है, चलो मनाते हैं। रात को वाका एक खूबसूरत गाना गाने लगा। आयरी भी उसके साथ गाने लगी। इस पर वाका को एहसास हुआ कि वो भी उसकी तरह सड़कों पर रही है। अब सबको पता चल चुका था कि अरीना ने झूठ बोला था, इसीलिए आयरीना ने अपनी कहानी सुनाई। उसके माँ बाप दोनों जासूस थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बच्चों के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया गया। उस अनाथ आश्रम में जब मेरा भाई मर गया तो मैंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया। उन्होंने सफ़र जारी रखा, लेकिन रास्ते में एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा ही मात्रा में मच्छर थे, जिस वजह से उन सब के चेहरे सूझकर बिगड़ गए। जब उन्होंने कुछ लोकल लोगों को गुजरते हुए देखा तो वो मच्छर उन्हें नहीं काट रहे थे। पकड़े जाने के डर से उन्हें छुपे रहना पड़ा। जॉन बाहर निकलकर एक आदमी से इस बात का राज सुनने के लिए चला गया। आदमी ने उन्हें एक हार पहना दिया जो कि मच्छरों को दूर रखता है, और अब वो आसानी से अपना सफ़र जारी रख सके। दिन बीतते गए और एक एक करके अरीना ने सच से बात की, उनकी कहानियाँ जानी। आंद्रेस एक वक्त पर बीस्ट हुआ करता था और एक पेस्ट्री शेफ जो कि एक एक्टर बनना चाहता था। सोरू एक अकाउंटेंट था जो कि एक गवर्नमेंट बिल्डिंग की फ़ोटो खींच ली, जैसे उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और स्मिथ एक इंजीनियर जो कि काम ढूंढने के लिए रशिया आया था, उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके बेटे को गोली मार दी गई। जब वो लोग एक जगह पर रुके तो अरीना ने अपने स्कर्ट के कपड़े को फाड़कर गीला किया और स्मिथ के पैरों के घाव को साफ किया। उन लोगों ने देखा कि वो लोग ट्रेन की पटरी तक पहुंच गए थे और बॉर्डर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 4 दिन लग जाएंगे। उस जगह पे बहुत ज़्यादा गार्ड और किसान थे, इसलिए उन लोगों को ये जगह रात होने से पहले पार करनी होगी। वाका अपने तावीज़ को घूरता रहा। जॉन ने उसका मजाक उड़ाया तो वाका ने तुरंत उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से बाकी लोगों को बीच बचा करना पड़ा। कुछ समय बाद वो सभी लोग खुश हो गए क्योंकि वो लोग बॉर्डर पार कर मंगोलिया में पहुंच गए। लेकिन वाका ने कहा कि मैं रशिया में ही रहूंगा। उसने और जॉन ने आखिरी बार अलग होने से पहले एक बार हाथ मिलाया। अब वो लोग शहर की तरफ जा रहे थे। लोग बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद माहौल फिर से ख़राब होने लगा जब उन्होंने एक बोर्ड देखा कि मंगोलिया अब रशियन लोगों के कंट्रोल में है। अब बेचारों ने शहर जाने की बजाय रेगिस्तान में रुकने का ही फैसला किया। फिर उन्होंने एक बुद्धिस्ट आश्रम खोजा, ये सोचकर कि मोंग किसी तरह का भी भेदभाव नहीं करते। अंदर जाते ही उन लोगों को पता चला कि वो जगह पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहाँ पर बहुत सारी खोपड़ियाँ मिलने के बाद आंद्रेस ने उन सभी को बताया कि रशिया ने भी ऐसा ही कुछ हुआ था। धर्म पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और आंद्रेस के चर्च को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, पूरी तरह से तोड़ दिया गया था, और उसने गुस्से में एक जवान गार्ड को मार दिया था। सभी सोचने लगे कि अब क्या किया जाए और इस फैसले पर पहुँचे कि इंडिया में ही बचा जा सकता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए चाइना को पार करना होगा। कुछ हफ्तों तक वो तपती धूप रेगिस्तान में ही चलते रहे। अचानक उन्हें कुछ घुड़सवारों ने घेर लिया
उन्हें अपने आप को तिब्बत जाने वाले अमेरिकन बताया। खुशकिस्मती से उन घुड़सवारों ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। फिर एक जवान घुड़सवार वहाँ पर आया। दरअसल दूसरों ने उन्हें पानी देने के लिए भेजा था। धूप से बचने के लिए वो अपने सर और हाथों को टहनियों की मदद से बचाते रहे। वो लोग चलते रहे और उन्होंने पानी को बहुत संभाल कर यूज़ किया। तभी स्मिथ को कुछ दूर पर पेड़ दिखाई देने लगे। जॉन ने उसे समझाया कि तुझे भ्रम हो रहा है। सबको दक्षिण की तरफ बढ़ने के लिए कहा। स्मिथ बहुत घबरा गया तो बाकी लोगों ने उसे शांत करते हुए उसका साथ देने का वादा किया। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने अपने सिर पर एक पक्षी को उड़ते हुए देखा। अब ये साबित हो गया था कि स्मिथ को कोई भी वहम नहीं हुआ था। वो लोग जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ दौड़ने लगे। उन्हें एक कुआं मिल गया। उन्होंने ढेर सारा पानी पिया और रात के लिए अपना कैंप भी वहीं पर लगा लिया। वे जितनी बोतलें भर सकते थे, जितने बर्तन भर सकते थे, भरकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। कुछ दिनों बाद जब उन सब का एक रेत के तूफान से सामना हुआ तो वो सभी लोग घबरा गए। वो लोग भागने लगे और उन्होंने अपने आप को छुपा कर रखा। किस्मती से सभी लोग बच गए, लेकिन उनका सारा पानी गुम गया। वाले दिनों में आयरी और थॉमस दोनों बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। स्मिथ कुएं तक वापस जाने की बात करने लगा। जॉन कहने लगा कि पता कैसे लगाएं किस तरफ है वो कुआं। उनका सफ़र जारी रखा और वो प्यास कम करने के लिए पत्थरों को जूसने लगे। उन्होंने देखा कि एरिना के पैर जो कि पूरी तरह से सूज गए थे। उसने कहा कि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। बाकी लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने चलना जारी रखा और जल्द ही एरी दोबारा गिर गई। स्मिथ तब भी आराम करने से मना कर दिया। उसके बाद आंद्रेस उसे उठाकर चलने लगा। घंटों बाद आयरिस ने कहा कि उसे नीचे रख दे। उसने सबको आखिरी बार देखा और बेचारी मर गई। सबने उसे रेत में दफनाया और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने सफ़र जारी रखा। दिन बीतते बीतते उनके पैरों के जो घाव थे वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगे। थॉमस उन सब का हौसला बढ़ाने के लिए सबके चित्र बनाने लगा। उसने मुस्कुराती हुई आयरी की एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई, लेकिन ये उसकी बनाई आखिरी पेंटिंग थी। इसके बाद वो भी मर गया। उसे भी वहीं दफन करके ग्रुप आगे बढ़ गया। कुछ दूर पहाड़ियाँ देखने के बाद जॉन ने कहा कि हमें पानी की तलाश में बाहर जाना चाहिए, मगर स्मिथ इतना थक गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने कहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। जॉन ने कहा। उसने जरून और आंद्रेस को आगे भेज दिया और खुद वहीं पर रुक गए। स्मिथ के पास ही रुका रहा जो कि गिर चुका था। शाम को वो लोग स्मिथ को कैंप में ले आए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अभी तक पानी नहीं मिला था। अगली सुबह सोरोन जाग गया जब उसे महसूस हुआ कि एक सांप उसकी टांगों के बीच में से गुजर रहा है। उसने सांप का पीछा किया और एक छोटा सा पानी का गड्ढा ढूंढ लिया। सबने पानी पिया और कुछ पानी स्मिथ के मुंह में भी डाल दिया, जो कि हिल भी नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने सांप को मारकर रात के खाने के लिए बचा कर रख लिया। आंद्रेस का एक दांत गिर चुका था। उस रात स्मिथ ने कहा कि मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन जॉन ने कहा कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें छोड़कर हम लोग नहीं जाएंगे। बातों बातों में जॉन ने कहा कि मैं किसी प्रकार अपनी पत्नी को एक बार देखना चाहता हूँ। उसे फौजियों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। यह बात सीधा स्मिथ के दिल पर जाकर लगी। वे आगे चलने के लिए उठ खड़ा हुआ और आगे जाकर उन्हें एक नदी मिली। अब उन्हें इतनी ताकत मिल चुकी थी कि वो पहाड़ी चढ़ सकें और आखिरकार वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर हिमालय की पहाड़ियों पर निचली पहाड़ियों पर उन्हें एक छोटा सा निशान मिला जो कि तिब्बत को दर्शाता था। फिर उन्हें एक आदमी मिला और जिसने उन्हें बताया कि इंडिया अब पास ही है। वे उन्हें अपने साथ बुद्धिस्ट झोपड़ी में ले गया। फिर आखिरकार उन्होंने इतने वक्त के बाद उन्हें एक अच्छा खाना खाने को मिला था। मॉन्क्स के लीडर ने उन्हें कहा कि इंडिया जाना चाहते हो तो थोड़ा ठंड कम होने का इंतज़ार करो, बर्फीले तूफान में बच नहीं पाओगे। सोने से पहले जॉन ने कहा कि हमें निकलना चाहिए, सब सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाकी लोग मॉन्क की बात से सहमत थे। वो सभी वहाँ रुकना चाहते थे। फिर वो सबने देखने लगे। आंद्रेस रशिया और जर्मनी की जंग में शामिल होना चाहता था। जॉन चाहता था कि मैं डोमास की बनाई हुई तस्वीरें न्यूज़पेपर में छापूं। मैं दुनिया को अपनी कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। अब जॉन, जो कि पोलैंड तो वापस जा नहीं सकता था, वो तो बस चलते रहना चाहता था। स्मिथ अपने घर वापस अमेरिका जाना चाहता था। वो अमेरिका वापस जाना चाहता था। मॉन्क्स ने कहा कि हमारा कॉन्टेंट है, हम तुम्हें अमेरिका भेज सकते हैं। जॉन ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया।
दरस ने उसे देखा तो वो स्मिथ को आखिरी बार अलविदा कहकर उसके पीछे चल पड़े। कुछ समय बाद आखिरकार तीनों इंडिया पहुंच चुके थे। भारत के लोगों ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया और अगले 50 सालों तक जॉन का कोई एक ठिकाना नहीं रहा। फिर आखिरकार पोलैंड आज़ाद हुआ। उसने अपना घर ढूंढा और छुपी हुई चाबी से अपना घर खोला। अंदर जाते ही वह खुशी से भर गया क्योंकि उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी।